जयपुर में रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल की। आज से रेजिडेंट डॉक्टर्स बेमियादी हड़ताल पर गए हैं। कांवटिया अस्पताल में महिला रेजिडेंट डॉक्टर के साथ मारपीट से आक्रोशित रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए। बेमियादी हड़ताल है, दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की ये मांग कर रहे हैं और साथ ही अस्पताल प्रशासन पर भी इन्होंने लापरवाही का आरोप लगाया है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज से संबद्ध अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। साफ है, मरीजों के लिए परेशानियां बढ़ने वाली हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। दरअसल कांवटिया अस्पताल में एक महिला रेजिडेंट डॉक्टर के साथ मारपीट का मामला सामने आया, जिसके बाद आक्रोशित रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए हैं। इनकी मांग है कि दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो। साथ ही कई गंभीर आरोप ये लगा रहे हैं हॉस्पिटल मैनेजमेंट पर, अस्पताल के प्रशासन पर भी इन्होंने लापरवाही के आरोप लगाए हैं। एसएमएस मेडिकल कॉलेज से संबद्ध अस्पतालों के रेजिडेंट्स हड़ताल पर हैं। हम लोग मौजूद हैं रेजिडेंट डॉक्टर्स के हॉस्टल पर, जहां सभी रेजिडेंट डॉक्टर्स यहां जाड़ के अध्यक्ष डॉक्टर विजय चौधरी के नेतृत्व में हड़ताल पर हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या वजह है कि इन्हें एक बार फिर हड़ताल जैसा कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ा है। डॉक्टर साहब, क्या वजह रही कि आपको एक बार फिर हड़ताल पर जाना पड़ा? देखिए, कल रात को 8 साढ़े 8 बजे की घटना है। हमारी एक महिला चिकित्सक साथी कांवटिया अस्पताल में पदस्थापित थी और वो अपनी सेवाएं मरीजों को दे रही थी। उसी दौरान एक वृद्ध महिला मरीज छाती के दर्द से, कुछ डिस्कम्फर्ट से भर्ती की गई और उसके इलाज के लिए वो तुरंत पहुंची। इलाज वो लिख ही रही थी पर्चे पे कि इतने में मरीज के साथ आए कुछ तीमारदार, उनको न जाने किस तरह की जल्दी थी, उन्होंने उसके पेपर फाड़े और कहा आप तुरंत इंजेक्शन लगाओ। आज डॉक्टर है, आएगा, वो लिखेगा और उसको तुरंत नर्सिंग कंपाउंडर लगाएगा। और इतना करने के बाद भी उसने वर्बली बोला कि इनको ये इंजेक्शन लगा दीजिए, लेकिन मैं मेरा ऑर्डर लिख लूँ। ऑर्डर ना लिखने नहीं दिया गया और वो नशे में थे, ड्रंकन स्टेट में थे, जिसके कारण उन्होंने तुरंत में ही उसको पकड़ लिया और उसके कागज फाड़ के फेंक दिए, उस पर लात चलाई, उसके बाल खींचे और पिटाई की गई। उस महिला रेजिडेंट ने उसी वक्त में बाथरूम में घुस के अपनी जान बचाई और आधे घंटे तक वो उसमें बंद रही। उसने हमको फोन किया, हम रातों रात 9 बजे वहां पहुंच गए। उसके पश्चात हमने प्राचार्य महोदय को फोन किया, वो 1-1:30 बजे वो भी आए और उन्होंने हमारी बातें सुनी, लेकिन उनका वही ढुलमुल रवैया और वही आश्वासन, अब रेजिडेंट हिंसा पे 0 टॉलरेंस रखेंगे। हमें आश्वासन नहीं चाहिए, आज हमें कार्रवाई चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी आपको पता ही नहीं कि पिछले 2-3 महीने में ये चौथी घटना है और पिछली 3 घटनाओं में हमने कोई कार्य बहिष्कार नहीं किया है। हमने अपने ऊपर मार खाई है और हमने मौका दिया है सभी असामाजिक तत्वों को कि वो सुधर जाएं। पुलिस को हमने मौका दिया है कि वो एक तर्क संगत और कानून में रह के कार्रवाई करे, जिससे इनको सबक मिल सके असामाजिक तत्वों को। तो लेकिन उसके पश्चात भी ना कोई कार्रवाई की गई है, प्रशासन का डुलमुल रवैया है, ना सिक्योरिटी बढ़ाई गई है, ना सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। जब भी हम बात करते हैं, वहाँ के अधीक्षक महोदय कहते हैं मैंने टेंडर किया है, और एक और कोइंसिडेंस है, जब वो टेंडर करते हैं, जब ये कहते हैं आचार संहिता लग गई। चिकित्सक की वेदना को समझें। हमारे पास और कोई किसी तरह की प्रशासनिक ताकत नहीं है जिसके बल पर ऐसे समाज कंटकों को सजा दिलवा सकें। हमारे पास आखिर में, फिर से बोलूंगा, आखिर में हमारे पास एक उपाय बचता है कि हम कार्य बहिष्कार कर दें, जो कि नैतिक तरीका नहीं है, ये प्रत्येक रेजिडेंट समझता है, किंतु मजबूरन इस तरह के कदम उठाने पड़ते हैं। जिस तरह की इनकी मांगे हैं कि दोषी जो परिजन हैं जिन्होंने मारपीट की, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। इसके अलावा जो अस्पताल के जो प्रशासन के खिलाफ इन्होंने आरोप लगाए हैं, उस पर भी कोई एक्शन लिया जाएगा, ऐसी इनकी उम्मीद है। और ये तत्काल हड़ताल खत्म कर मरीजों की सेवा में लौटेंगे। कैमरा पर्सन देवेंद्र के साथ सचिन शर्मा, न्यूज 18 जयपुर। और अब बात करते हैं कांग्रेस वर्किंग कमेटी की। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद कांग्रेस पार्टी तैयारियों में जुट गई है। कांग्रेस चुनावी बिगुल पीएम मोदी के गृह राज्य गुजरात से फूंकने जा रही है। अहमदाबाद में आज कांग्रेस कार्य समिति की बैठक है। बता दें, 58 साल बाद कांग्रेस गुजरात में कार्य समिति की बैठक कर रही है। गुजरात में CWC की आखिरी बैठक 1961 में हुई थी।
लोकसभा की इस बड़ी बैठक में लोकसभा चुनाव की रणनीति और मोदी सरकार को कैसे घेरा जाए, इस पर चर्चा होगी। कांग्रेस की ओर से सभी दिग्गज नेता इस बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक में शिरकत करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अहमदाबाद पहुंच गए। बता दें, डिप्टी सीएम सचिन पायलट के साथ प्रदेश कांग्रेस नेता रघुवीर मीणा और भंवर जितेंद्र सिंह भी शिरकत करेंगे। बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, सोनिया गांधी और पूर्व पीएम मनमोहन सिंह जन संकल्प रैली में हिस्सा लेंगे। इतना ही नहीं, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पहली बार जनसभा संबोधित कर सकती हैं। 1 महीने के भीतर ये दूसरा मौका है जब राहुल गांधी गुजरात के दौरे पर हैं। वहीं पाटीदार नेता हार्दिक पटेल भी आज कांग्रेस में शामिल होंगे। और सीधा रुख करेंगे दिल्ली का। सहयोगी रंजीता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं और साथ ही फोन लाइन पर जयपुर से मेरे सहयोगी गोवर्धन भी मौजूद हैं। रंजीता, मैं आपके पास आ रहा हूं। 2014 के बाद कांग्रेस के लिए एक के बाद एक बुरी खबरें ही आई, चीजें पलटना चालू हुई जब गुजरात में चुनाव हुआ। खासकर अंतिम 6 महीने कांग्रेस ने जितना जोर गुजरात में लगाया था, और उस वक्त कांग्रेस को वहां पर लीड कर रहे थे मेंटल फ्रंट पर अशोक गहलोत, वो भी वहां पर मौजूद है, समझा जा सकता। और यहीं से राहुल के हिंदुत्व इनकारनेशन की भी शुरुआत हुई। कहने का मतलब यह है कि स्ट्रेटेजिकली एक गुजरात को अहम मानकर ही वहां से शुरू किया जा रहा है। निश्चित तौर पर गुजरात के लिए, गुजरात कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए भी खुशखबरी लेकर आया था। और गुजरात क्योंकि पीएम मोदी का गढ़ भी माना जाता है और कांग्रेस ये दिखाना चाहती है बीजेपी को और मोदी सरकार को कि किस तरह से बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस की पूरी सेना तैयार है। वर्किंग कमेटी की बात कर ले हम स्वप्निल, जो टाइम टू टाइम, जो मिनट टू मिनट का जो प्रोग्राम है उस पर अगर नजर डालें तो साबरमती आश्रम में प्रार्थना सभा से जो शुरुआत होगी आज की इस वर्किंग कमेटी की, 10:30 बजे कांग्रेस की वर्किंग कमेटी होगी जिसकी अध्यक्षता कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी करेंगे। इसमें सोनिया गांधी भी होंगी, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह भी होंगे और प्रियंका गांधी भी होगी। 3 गांधी इस बार पहली बार वर्किंग कमेटी में मौजूद होंगे। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी के संबोधन के बाद जो पूर्व पीएम है मनमोहन सिंह का भी संबोधन होगा, सोनिया गांधी भी बोलेंगी। और वर्किंग कमेटी, क्योंकि एआईसीसी और कांग्रेस की सर्वोच्च कमेटी कही जाती है, तो सभी नेताओं को बोलने का मौका भी दिया जाएगा कि आखिर 2019 के चुनाव के लिए क्या स्ट्रेटेजी और किस तरह की चीजें इन बड़े नेताओं के पास है कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को सुनाने के लिए। वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद बताया जा रहा है कि मीडिया ब्रीफिंग भी होगी, जानकारी दी जाएगी कि वर्किंग कमेटी में क्या बात हुई। सबसे बड़ी नजर जो हम कह सकते हैं कि सबसे जो अहम होगा वो राजनीतिक प्रस्ताव होगा कि आखिर राजनीतिक प्रस्ताव के तौर पर कांग्रेस क्या इस वर्किंग कमेटी में लेकर आती है। हम अगर पिछले प्रस्ताव की बात करें तो कांग्रेस ने अपने राजनीतिक प्रस्ताव में ये कहा था कि पीएम मोदी को सत्ता से बाहर करने के लिए, बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए जो दूसरी राजनीतिक पार्टियां हैं, जो बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं, उनको महागठबंधन में आना होगा। बीजेपी के खिलाफ जो वोट है वो बंटने ना पाए और 2019 के चुनाव में जो महागठबंधन है उसकी एक बड़ी तस्वीर वो देखने को मिले। देखना होगा कि इस बार राजनीतिक जो प्रस्ताव है उसमें क्या ये चीजें निकल कर आती है। इसके साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि हार्दिक पटेल आज इस वर्किंग कमेटी की बैठक के जो सभा होगी उसमें वो कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। अपने आप में एक बड़ी चीज, वो अलग बात है कि हार्दिक पटेल अनौपचारिक तौर पर लगातार कांग्रेस के समर्थन में रहे, ट्विटर और फेसबुक और अपने जो उनकी जो पूरी सेना है, पाटीदार सेना, उसमें कहीं ना कहीं हार्दिक पटेल ने ये कोशिश की कि कांग्रेस के लिए वो पूरी सेना काम करे, लेकिन अब औपचारिक तौर पर वो कांग्रेस का दामन थामेंगे। देखना होगा कांग्रेस की जो ये बड़ी रणनीति है उसको किस तरह से भुनाती है और 2019 के चुनाव में स्वप्निल क्या मिलता है कांग्रेस को। क्योंकि देखिए गुजरात में रंजीता, गुजरात में कांग्रेस के बूम के पीछे जो 3 अहम चेहरे थे, अगर देखा जाए तो उसमें अल्पेश ठाकुर, जिग्नेश मेवाणी और हार्दिक पटेल रहे हैं। उस वक्त जब लगभग खुलकर ही समर्थन कर दिया था, ऐसा कुछ दबा छिपा नहीं था। लेकिन हार्दिक पटेल का जो प्रभाव है वो राजस्थान के भी कुछ हिस्सों में देखने को मिलता है। सहयोगी गोवर्धन इसे और ज्यादा क्लियर कर पाएंगे। गोवर्धन, आपको याद होगा कि काफी दिन हार्दिक पटेल ने राजस्थान में भी बिताए हैं। ऐसे में उनकी कांग्रेस की, अगर वो कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं तो उसका असर ग्राउंड पर राजस्थान में भी देखने को मिलेगा। मुझे सुन पा रहे हैं गोवर्धन आप?
जी बिल्कुल। देखिए, हार्दिक पटेल का जहाँ तक सवाल है, राजस्थान में जो गुर्जर सहित जो 5 जातियां हैं जिनका आरक्षण का आंदोलन चला था, उसमें हार्दिक पटेल ने खुल करके बीजेपी राज के दौरान उन आंदोलनों का समर्थन किया था और गुर्जर नेता लगातार हार्दिक पटेल के संपर्क में भी थे। तो ऐसे में जो एसबीसी की जो जातियां हैं उन पर प्रभाव के हिसाब से कांग्रेस का आकलन है कि हार्दिक पटेल के आने से फायदा होगा। हालांकि ग्राउंड पर वो कितना कारगर हो पाता है चुनाव में, ये कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगी। लेकिन इतना तय है कि गुजरात में जो राजनीतिक समीकरण बनते हैं, क्योंकि पड़ोसी राज्य है, तो उसका असर राजस्थान पर भी पड़ता है, यहाँ की सियासत में भी पड़ता है। अब हार्दिक पटेल अब तक कांग्रेस को बाहर से खुलकर समर्थन दे रहे थे और अब अंदर आ जाएंगे पार्टी के भीतर, एज ए वो पार्टी नेता के तौर पे काम करेंगे। तब देखना होगा कि वो ये जो हार्दिक पटेल का साथ है वो कितना कारगर साबित होता है। लेकिन ये तो सटे हुए इलाके हैं गुजरात से, यहाँ पर पाटीदारों के जो वोट हैं वो भी ठीक ठाक तादाद में। हालांकि ये सारी सीटें जो आदिवासी बेल्ट की है ये रिजर्व है, लेकिन फिर भी पाटीदार वोट ठीक ठाक संख्या में है। अब कांग्रेस ये चाहेगी कि जो आरक्षित इलाकों के पाटीदार वोट हैं, जो एसबीसी की जातियों के वोट हैं, वो उनकी तरफ मिलाने में हार्दिक पटेल सहयोग करें। तो इस हिसाब से कांग्रेस को राजस्थान में भी कुछ सीटों पर जरूर एक प्रचार के लिहाज से एक मनोवैज्ञानिक फायदा हो सकता है। जहां तक कार्यसमिति की बैठक गुजरात में होने के पीछे वजह है, तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के गढ़ में ये आज पहली बार कांग्रेस आचार संहिता लगने के बाद राहुल गांधी की पहली रैली भी करने जा रही है। जैसे ही सीडब्ल्यूसी की बैठक खत्म होगी उसके बाद 1 बजे राहुल गांधी एक रैली को संबोधित भी करेंगे। तो एक मैसेज पॉलिटिक्स के हिसाब से इस रैली को काफी अहम माना जा रहा है। राजस्थान की अगर बात की जाए तो यहाँ पर करीब 4 नेता हैं जो इस बैठक में पहुंचे हैं। सीएम अशोक गहलोत है, डिप्टी सीएम सचिन पायलट है, भंवर जितेंद्र सिंह और रघुवीर मीणा। ये नेता इस कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में शिरकत करने के लिए अहमदाबाद पहुंचे हुए हैं। और इसके बाद कांग्रेस आज जो राजनीतिक प्रस्ताव पारित करती है और जो लोकसभा चुनाव की रणनीति तय करती है, इस बैठक का असर इस पूरे चुनाव अभियान के दौरान और लोकसभा चुनाव के दौरान देखने को मिलेगा। जी बने रहे गोवर्धन। रंजिता, इंटरेस्टिंगली मैं यहाँ पर प्रियंका गांधी को लेकर बात कर रहा हूँ। जो जनसभा होगी उसमें माना ही जा रहा है कि प्रियंका गांधी भी जनसभा को संबोधित कर सकती है। वैसे मोटे तौर पर यूपी में ही प्रियंका का इस्तेमाल कांग्रेस करना चाहती थी, लेकिन अगर ये हो रहा है और उनकी अहमदाबाद में मौजूदगी है तो वो शी इज पॉइज्ड फॉर अ ग्रेटर रोल। मैं ये कहना चाहता हूं कि उनसे पार्टी को और ज्यादा एक्सपेक्टेशन है और उनका जिम्मेदारी का दायरा बढ़ेगा जो कहीं तक भी जा सकता है। जी बिल्कुल। देखिए स्वप्निल, निश्चित तौर पर प्रियंका को पूर्वी उत्तर प्रदेश का महासचिव की जो जिम्मेदारी दी गई वो अपने आप में समझने के लिए काफी था कि ये प्रभाव न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश कहीं ना कहीं बिहार के बॉर्डर पर है, बिहार में भी उसका असर देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश जब प्रियंका गांधी को महासचिव बनाया गया है तो मध्य प्रदेश से सबसे पहले ये रिक्वेस्ट आया कि लोकसभा चुनाव के दौरान अगर सबसे ज्यादा रैलियां और सभा अगर प्रियंका गांधी की कहीं हो तो वो मध्य प्रदेश में हो। इस तरह से अलग अलग राज्यों में कल जो दिल्ली में कार्यक्रम किया गया था, मेरा बूथ मेरा गौरव कार्यक्रम, जिसमें राहुल गांधी ने संबोधित किया था, उसमें भी बूथ लेवल वर्कर से जो हमारी बातचीत हो पाई और मंच पर भी जो वर्कर अपनी बात रख रहे थे उनमें भी कुछ वर्कर्स का ये कहना था कि प्रियंका गांधी का राजनीति में आना कांग्रेस पार्टी के लिए एक कहीं ना कहीं एक बड़ा हम कह सकते हैं फैसला है और उसको हर प्रदेश में इस्तेमाल करने की जरूरत है। 7 लोकसभा जो क्षेत्र है वो दिल्ली में आते हैं और कोशिश कांग्रेस पार्टी की ये भी रहेगी कि दिल्ली में भी प्रियंका गांधी बोले। अलग बात है कि सूत्रों के हवाले से जो खबर निकल कर आ रही है कि प्रियंका गांधी आज की इस रैली में, इस सभा में शायद संबोधित ना करें, क्योंकि पहले ये खबर बताई जा रही थी कि प्रियंका गांधी भी बोलेंगी। देखना होगा वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद जब ये रैली होगी और राहुल गांधी का संबोधन होगा, कहीं ना कहीं ये उम्मीद और ये आशा कांग्रेसी और तमाम जो देश भर में कांग्रेस के नेता है वो लगाए हुए हैं कि प्रियंका गांधी जब मंच पर आती हैं तो वो क्या बोलेंगी। क्योंकि प्रियंका को लेकर एक मीडिया में भी एक इमेज बनाया गया है और ये कोशिश जताई जाती है कांग्रेस पार्टी की भी तरफ से कि इंदिरा गांधी की छवि उसमें दिखती है। पेपर पढ़कर प्रियंका गांधी नहीं बोलती और जब बोलती है तो एक हम कह सकते हैं कि एक कोशिश प्रियंका गांधी की ये रहती है कि आई टू आई कांटेक्ट करे और लोगों से इस तरह से बातचीत करे जैसे आम भाषा में बातचीत होती है।
तो इसको भी एक भुनाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की होगी। शायद ये रणनीति कांग्रेस पार्टी की होगी कि यूपी में प्रियंका गांधी पहली बार सभा को संबोधित करे। शायद यही कारण है कि बताया जा रहा है कि गुजरात में वो नहीं बोलेंगी। राहुल गांधी के भाषण पर सबकी नजर होगी कि आखिर राहुल गांधी पूरे देश के कांग्रेसियों को क्या संदेश देना चाहते हैं वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद, क्या हुंकार होती है और किस तरह की रणनीति कांग्रेस पार्टी की रहेगी इस 2019 के चुनाव में। स्वप्निल, देखिए, कांग्रेस के लिए सबसे महत्वपूर्ण सिर्फ ये नहीं कि सत्ता में वापसी हो सके, महत्वपूर्ण ये भी है कि किस तरह से इस सरकार के खिलाफ एक परसेप्शन बनाया जाए। क्योंकि 2014 के चुनाव की अगर हम बात करें तो 2014 का चुनाव भी एक परसेप्शन पर ही लड़ा गया था। लेकिन देखिए, ठीक है, 2014 का चुनाव एक परसेप्शन पे लड़ा गया था रंजीता, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं, लेकिन पिछले एक महीने में चीजें काफी बदली हैं। मैं जन भावनाओं की बात कर रहा हूं। गोवर्धन, मैं आपसे जानना चाहूंगा, देखना यह जरूर होगा कि किस तरह का राजनीतिक प्रस्ताव बैठक के बाद पारित होता है, लेकिन मेरी नजर इस बात पर भी होगी कि जो पुलवामा अटैक और फिर एयर सर्जिकल स्ट्राइक के बाद जिस तरह की जनभावना बनी है वो कहीं बीजेपी के लिए जनादेश में न कन्वर्ट हो जाए, इसे देखते हुए क्या स्ट्रेटेजी कांग्रेस रिफॉर्म करती है या बनाती है, ये भी निगाह रखी जाएगी इस बैठक के जरिए। बिल्कुल, ये बड़ा मुद्दा है। एयर स्ट्राइक के बाद जो माहौल बना है उसको लेकर के भी सीडब्ल्यूसी की बैठक में जरूर चर्चा होगी, क्योंकि यहाँ राजस्थान में भी जो चुनावी कमेटियों की बैठकें हो रही है उसमें ये मुद्दा प्रमुख तौर से आया है। कल भी कांग्रेस की 2 चुनावी कमेटियों की यहाँ पर बैठकें हुई थी। जो प्रकाशन और प्रचार कमेटी है जो चुनाव सामग्री तैयार करेगी पूरे चुनाव अभियान के दौरान राजस्थान में, उस कमेटी ने भी ये माना था उस बैठक में कि एयर स्ट्राइक के जो माहौल पैदा होगा उसको काउंटर करने के लिए बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी। साथ ही साथ जो देश की सुरक्षा से संबंधित जितनी भी सरकार की आलोचनाएं हैं उनको पोस्टरों में शामिल नहीं किया जाएगा, ये राजस्थान में रणनीति बनी है। तो इस पूरे माहौल को किस तरह से टैकल किया जाए और कैसे चुनाव प्रचार अभियान चलाया जाए, इसको लेकर के सीडब्ल्यूसी की बैठक में विस्तार से चर्चा होने की पूरी संभावना है, क्योंकि इसके इर्द गिर्द ही ये पूरा चुनाव लड़ा जाना है। क्योंकि आपको याद होगा करगिल के दौरान, करगिल युद्ध के बाद जो चुनाव हुए थे उसमें भी राजस्थान में बीजेपी को बहुत फायदा मिला था। अब ये अलग बात है, वो अरसा गुजर चुका है, वो एक कंप्लीट युद्ध था और इस वक्त एक सीमित नहीं, पर लेकिन अगर कंपैरिजन करना है गोवर्धन तो फिर हम इसी टर्म का भी कर सकते हैं। जो पिछली एयर स्ट्राइक थी उसके बाद यूपी में जिस तरह से बीजेपी का परफॉर्मेंस रहा वो अपने आप में ऐतिहासिक कहा जाएगा। रंजीता मेरे साथ लगातार मौजूद है। रंजीता, आप भी जानती हैं कि पिछली एयर स्ट्राइक के बाद यूपी चुनाव में किस तरह से हमें चीजें देखने को मिली थी, किस तरह से बीजेपी एक अटैकिंग मोड में आ पाई थी, लेकिन इस तरह की राजनीति में कांग्रेस कभी इन्वॉल्व नहीं रही है। ये फर्स्ट टाइम होगा जब कांग्रेस को इस पर किसी तरह की रणनीति के तहत उतरना होगा, क्योंकि उनका पुराना स्टैंड कई बार लोगों ने नकारा है, उसको लेकर लोगों की नाराजगियां भी उनको झेलनी पड़ी हैं। तो इस लिहाज से क्या लगता है आपको, किस तरह के इनपुट्स पार्टी के पास आ रहे हैं, बैठक में किस जगह से चर्चा चालू होगी? जी देखिए स्वप्निल, एयर स्ट्राइक की हम बात कर रहे हैं और सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद जो यूपी में हुआ वो सबने देखा और खास करके जो कांग्रेस को सबक मिला वो अपने आप में ये था कि नेता जो कांग्रेस के थे उनकी बयानबाजी ने कांग्रेस को उस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया। कई ऐसे नेता रहे सर्जिकल स्ट्राइक के टाइम पे, अगर आपको याद हो कि संजय निरुपम जिसने पहली बार सबूत मांगा था कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ भी है या नहीं, उसका वीडियो जारी किया जाए। राहुल गांधी किसान रैली कर रहे थे और जब दिल्ली पहुंचे यहां तब उन्होंने ये बात कही कि खून की दलाली करते हैं ये। तो ये वो पंचलाइन और वो शब्द थे, वो सेंटेंस थे जिससे कांग्रेस पार्टी को खासा नुकसान हुआ और जिसके बाद कांग्रेस पार्टी ने तय किया था कि सेना के मामले में, सर्जिकल स्ट्राइक के मामले में, एयर स्ट्राइक के मामले में ये वो मुद्दे हैं जिस पर बीजेपी अच्छा खेलती है। बीजेपी एक राष्ट्रवाद का मुद्दा बनाती है इसे, लेकिन कांग्रेस पार्टी अगर ये इस पर बयान देती है या कांग्रेस पार्टी इस पर कहती है तो सीधा अटैक जो है वो सेना पर आने की बात कही जाएगी। यही कारण है कि इस बार एयर स्ट्राइक के मामले में पहले 4 दिन कांग्रेस की तरफ से किसी तरह की बयानबाजी नहीं आई, 4 से 5 दिनों में। उसके बाद कांग्रेस ने एक अलग स्टैंड लेना शुरू किया कि पुलवामा घटना के समय पीएम मोदी जब उनको जानकारी थी वो 5 घंटे और 3 घंटे तक लगातार डिस्कवरी चैनल के शूट में लगे हुए थे। तो एक दूसरी तरह की लाइन खींचने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की तरफ से की गई। पीएम मोदी पर डायरेक्ट हमला किया गया कि एक तरफ पुलवामा घटने में 40 से ज्यादा सीआरपीएफ के जवान चले गए, लेकिन देश का जो मुखिया है, जो देश का
जिसका चौकीदार खुद को कहता है, वो इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं बयान नहीं देते नजर आए। डीडी पर जो लाइव हुआ पीएम मोदी का, जो उन्होंने फोन पर संबोधित किया, लाइव फोन पर संबोधित किया, उसके वीडियो कांग्रेस ने जारी करने शुरू किए। तो कांग्रेस को भी ये पता है कि एयर स्ट्राइक के मामले में अगर सवाल उठेगा और उसके वीडियो जारी करने की जो लगातार बातें कही जा रही है, उस पर कांग्रेस नहीं खेलने वाली है। ठीक है, शुक्रिया रंजीता और गोवर्धन, आप दोनों नजर बनाए रखें।